रामपुर गांव में सोनू के दादा दादी रहते थे। सोनू अपने पिता के साथ शहर में रहता था। इस बार गर्मी की छुट्टियों में सोनू अपनी दादी के पास गांव आता है। दादी, आप कैसी हैं? देखिए, मैं इस बार गर्मी की छुट्टियों में आपसे मिलने आया हूँ। आप कैसी हैं दादी? अरे मेरा बच्चा मेरे पास आ गया। मैं ठीक हूँ बेटा। कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, मेरा प्यारा बच्चा। फिर अगले दिन सोनू गांव में घूमने निकल जाता है। गांव के मैदान में उसे कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो आपस में बातें करते रहते हैं। तुम लोग कैसे हो? मेरा नाम सोनू है। मैं कल ही शहर से अपनी दादी के पास आया हूँ। क्या तुम लोग यहाँ खेल रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? अरे सोनू, मैं मुन्नी हूँ। हम ठीक हैं। हाँ, तुम हमारे साथ खेल सकते हो, लेकिन अभी हम अपने घर जा रहे हैं। तुम कल से हमारे साथ खेलना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। फिर तीनों बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब सोनू घर से खेलने के लिए निकलता है, तभी बच्चे उसके यहाँ पहुँच जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ? मैं तुम लोगों के पास ही आ रहा था। हाँ, हम भी यहीं से गुजर रहे थे, तो सोचा कि तुम्हें साथ ले लें। हम यहीं पास के बागीचे में जा रहे हैं। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे फल हैं। हम साथ मिलकर उसे खाएंगे। ठीक है, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तीनों बच्चे बागीचे की ओर चल देते हैं। ये देखो, यहाँ कितने सारे फल हैं। चलो, हम भी इन्हें खाते हैं। तभी गांव के मुखिया जी वहाँ आ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानते कि इस बागीचे में बच्चों का आना मना है? जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। बच्चे उदास मन से वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब सोनू बागीचे के पास से गुजर रहा होता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे पुकार रहा है। सोनू उस रहस्यमयी आवाज की तरफ खींचा चला जाता है। सोनू जैसे ही बागीचे के पार जाता है, तो बागीचे के उस पार का माहौल ही बदल जाता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। आगे जाते ही सोनू देखता है सामने एक भूतिया खंडहर है। सोनू उस खंडहर की तरफ खींचा चला जाता है। सोनू, इधर आओ, इधर आओ सोनू, मेरी तरफ आओ। सोनू, इधर आओ सोनू, इधर आओ। सोनू जब खंडहर के पास पहुंचता है तो देखता है उसके सामने एक औरत लाल साड़ी में खड़ी है और उसे पुकार रही है। आओ सोनू आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज तक मैंने तुम्हारे जैसा नेक दिल और ईमानदार बच्चा नहीं देखा, इसीलिए मैंने तुम्हें पुकारा है। अरे अरे अरे, आप कौन हैं और इतनी डरावनी जगह पर आप अकेली क्या कर रही हैं? सोनू, मैं सालों से यही रहती हूँ और अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन कोई मुझसे डरकर यहाँ नहीं आता। मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले ये खंडहर एक बहुत सुंदर महल हुआ करता था। राजा मान सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। राजा और रानी को एक ही बेटा था, विक्रम। मैं इसी महल में दासी थी। राजकुमार विक्रम बहुत ही अच्छे और नेक दिल थे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। रानी, देखो ना, आज का मौसम कितना सुहाना है, और ऐसे मौसम में आपका साथ हो जाए तो क्या ही बात है। हाँ राजकुमार, मुझे आपके साथ ऐसे ही पूरी जिंदगी चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही पिताजी से अपनी शादी की बात करता हूँ। ठीक है राजकुमार, मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगी जब हम दोनों का विवाह होगा। मुझसे बात करने के बाद राजकुमार विक्रम अपने पिता से बात करने जाते हैं। पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ पिताजी, और उससे विवाह करना चाहता हूँ। अरे वाह, मेरे बेटे को प्रेम हो गया है।
ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। जरा हमें भी तो पता चले कि कौन है वो किस्मत वाली लड़की। पिताजी, वो रानी है ना जो राजमहल में दासी है, मैं उसी से प्रेम करता हूँ पिताजी। वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ पिताजी। राजकुमार विक्रम, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रेम, वो भी एक दासी से? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी आप बच्चे हैं, अभी आपको राजमहल की इन दासियों के बारे में कुछ पता नहीं है। ये आपसे प्रेम नहीं करती, बल्कि आपके धन दौलत और साम्राज्य से प्यार करती हैं। राजा बहला फुसलाकर राजकुमार को मना लेते हैं। देखो रानी, मैं तुमसे नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं एक राजकुमार हूँ और तुम एक दासी। हमारा कोई मेल नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम भी ये सारे ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अरे राजकुमार, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने तो साथ रहने का वादा किया था और मुझे तो आपके साथ पूरा जीवन बिताना था। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं राजकुमार? क्यों राजकुमार, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे माफ करना दासी, लेकिन वो मेरी भूल थी। मैं एक राजकुमार हूँ और तुम एक दासी, हम दोनों एक साथ जीवन भर नहीं रह सकते। मैं राजकुमार से मिन्नतें करती रही, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उसके बाद राजकुमार विक्रम ने पास के ही एक प्रदेश की राजकुमारी से विवाह कर लिया। महाराज ने मुझे काल कोठरी में डलवा दिया। राजकुमार, ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं तुम्हें और इस पूरे नगर को श्राप देती हूँ। मेरे श्राप से ये पूरा नगर खंडहर बन जाएगा और जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मर रही हूँ, तुम लोग भी तड़प तड़प कर मर जाओगे। मेरे श्राप से देखते देखते पूरा नगर नष्ट हो गया और राजमहल खंडहर में तब्दील हो गया। दिनों तक भूखे प्यासे रहने के कारण मेरी मौत हो गई और मेरी रूह इसी महल में कैद हो गई। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है सोनू, क्योंकि तुम एक बहुत ही नेक दिल बच्चे हो। अगर गांव वाले मिलकर मेरी मुक्ति के लिए एक पूजा करें तो शायद मैं मुक्त हो सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बारे में गांव वालों को जरूर बताऊंगा और आपकी मुक्ति के लिए पूजा रखने के लिए कहूंगा। मैं अभी अपनी दादी से बात करता हूँ। इतना कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। इधर सोनू के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वालों में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन किसी में भी खंडहर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। वो लोग बागीचे में ही सोनू का इंतजार करते हैं। अरे पता नहीं ये सोनू कहाँ चला गया। ये आजकल के बच्चे भी ना कुछ भी करते रहते हैं। कल ही मैंने उसे मना किया था कि बागीचे की ओर मत जाना, लेकिन आज तो वो उस खंडहर में ही चला गया। तभी सोनू वहाँ आ जाता है। अरे मुखिया जी, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। मैं अभी अभी उस खंडहर से आ रहा हूँ। वहाँ मुझे एक औरत दिखी। वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो बहुत परेशान थी और मुझसे अपनी मुक्ति के लिए पूजा करवाने की बात कर रही थी। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें मना किया था ना उस खंडहर में जाने के लिए। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। चलो चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उधर सोनू की दादी घर के बाहर उसका इंतजार कर रही होती हैं। तभी मुखिया जी वहाँ सोनू को साथ लेकर आ जाते हैं। प्रणाम माँ जी। आप चिंता न करें माँ जी, मैं सोनू को अपने साथ ले आया हूँ। अभी सब ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अरे सोनू बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? देखो तो मैं कितनी परेशान हो गई थी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं कल सुबह ही आपसे मिलने आऊँगा। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले दिन सुबह सुबह मुखिया जी सोनू की दादी से मिलने आते हैं। प्रणाम माँ जी, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। सोनू कल उस खंडहर में चला गया था जहाँ उसे वो आत्मा मिली, जिसकी वजह से कोई भी गांव वाला उस बगीचे की तरफ नहीं जाना चाहता। उस आत्मा ने उससे बात भी की। सोनू बहुत नेक दिल बच्चा है, इसीलिए उस आत्मा ने उससे बात की। हमें उस आत्मा के लिए एक पूजा रखवानी होगी ताकि उसकी मुक्ति हो सके। नहीं तो मुझे डर है कि कहीं वो सोनू को कोई नुकसान न पहुंचाए। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे पोते को कुछ हो। हम कल ही उसके लिए पूजा रखवाते हैं और मैं उसकी मुक्ति की प्रार्थना करूंगी। ठीक है माँ जी, कल ही मैं पंडित जी को बुलवा लेता हूँ।
फिर अगले दिन सुबह सोनू का परिवार उस आत्मा के लिए पूजा रखते हैं और उसमें सोनू को बिठाते हैं ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके। जैसे जैसे पूजा की विधि होती है वैसे वैसे रानी की आत्मा को शांति मिलने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सोनू, आज तुम्हारी वजह से मेरी मुक्ति हो पाई है, नहीं तो मैं ऐसे ही हमेशा भटकती रहती। उसके बाद रानी की आत्मा को शांति मिल जाती है और पूरा का पूरा महल गायब होने लगता है। और वहाँ एक बहुत सुंदर बागीचा बन जाता है। माताजी, प्रभु की कृपा से ये पूजा अच्छे से संपन्न हो गई है और उस आत्मा को शांति मिल चुकी है। अब गांव वालों को और सोनू को उस आत्मा से कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है और आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।